तो कैसे हैं मेरे दोस्तों? क्या कभी आपने सोचा है अगर एलियंस और भूत एक ही कहानी में टकरा जाएं तो क्या होगा? एनिमे मामा पर आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जबरदस्त कहानी जो आपके होश उड़ाकर रख देगी। तो तैयार हो जाइए, इस नए एनिमे को अब हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डन द डन। जिस एनिमे का काफी सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये एनिमे काफी मजेदार और हटके होने वाला है, लेकिन बच्चा लोगों के लिए एक वार्निंग, ये एनिमे बच्चों के लिए नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है मोमो आयसे नाम की एक लड़की जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हो चुकी है क्योंकि वो एक नंबर का लिच्चड़ आदमी है। वो डेट पर जाने के लिए भी मोमो से पैसे मांगता था और जब मोमो मना कर देती थी तो वह उसे लव होटल ले जाने को बोलता है। अब यह बात सुन मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे खींचकर एक लात मार देती है। पर उसके सामने वह काफी ज्यादा कमजोर होती है। वह लड़का मोमो को ही नीचे गिरा देता है और फिर उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। मोमो अब ये बात अपनी सहेलियों को बताती है। वो कहती है कि अच्छा हुआ वो लड़का एक नंबर का चू था। पता नहीं मोमो ने उसमें क्या देखा जिस पर मोमो कहती है कि वो उसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा जैसा दिखता है और उसे हट्टे कट्टे मर्द टाइप के लड़के ही पसंद आते हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड्स कहती है कि इस तरह के लड़के तो अब दिखना ही बंद हो गए हैं। मोमो अब काफी उदास होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं कब उसे केन ताकाकुरा जैसा मर्द मिलेगा। तभी उसकी नज़र एक क्लास में जाती है जहाँ के लड़के एक चश्मिश लड़के को परेशान कर रहे होते हैं और उस पे कागज फेंक रहे होते हैं। वह बस अपनी मैगजीन पढ़ रहा था। मोमो को यह देखकर अच्छा नहीं लगता। वो उस लड़के की बेंच पर जाकर बैठ जाती है और बाकी लड़कों को घूरने लग जाती है, जिस वजह से वह कागज फेंकना बंद कर देते हैं। मोमो अब उठकर वापस क्लास से बाहर जाने लग जाती है और सोचती है कि वह अपना गुस्सा किस पर निकाले। तभी वह चश्मिश लड़का मोमो के पास आ जाता है। उसे लग रहा था कि मोमो उसे लाइक करती है, इसीलिए वह उसके पास आकर बैठी थी। मोमो बोलती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है और मोमो को उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन फिर वो लड़का मोमो को अपनी मैगज़ीन के बारे में बताने लग जाता है कि कैसे यूएफओ और एलियन सच में होते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं जिनमें यूएफओ को देखा गया है। और मोमो बोलती है कि उसे नहीं लगता कि यूएफओ और एलियन सच में होते हैं, ना ही उसे इनके बारे में कुछ जानना है। इतना कहकर मोमो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन फिर भी वह लड़का मोमो के सामने एलियंस के बारे में बड़बड़ करने लग जाता है। अब मोमो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, शायद इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। यह सुन उस लड़के को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसके हाथ से मैगजीन गिर जाती है। मोमो को तुरंत ही एहसास हो जाता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो उसकी मैगजीन उठाते हुए उस लड़के को सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि एलियन सच में होते हैं, पर वो मानती है कि भूत सच में होते हैं। यह सुन वो लड़का हंसने लग जाता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, पागल हो गई हो क्या? यह सुन मोमो उस पर बहुत भड़क जाती है और दोनों अब लड़ने लग जाते हैं। मोमो का कहना था कि भूत सच में होते हैं और एलियंस नहीं। उस लड़के का मानना था कि सिर्फ एलियंस होते हैं। अब उन्हें लड़ते हुए मोमो की फ्रेंड्स देख लेती हैं और उन्हें लगता है कि मोमो को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है और उन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी भी लग रही होती है। मोमो अब उस लड़के को चैलेंज करती है कि वो किसी भूतिया जगह पर जाकर दिखाएगी। अगर उसे वहां भूत दिखाई देते हैं तो इस लड़के को मोमो का नौकर बनकर रहना पड़ेगा। जिस पर वो लड़का भी कहता है कि मोमो उसकी बताई जगह पर जाकर दिखाए और अगर उसने वहां एलियंस को देखा तो मोमो को उसकी नौकर बनकर रहना पड़ेगा। अब दोनों शर्त की मंजूरी भरते हैं। अब रात के समय मोमो नागी जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाती है जो कि कई सालों से बंद पड़ा होता है। अब मोमो ने उस चश्मिश लड़के का नाम ओकारून रख दिया था। अब ओकारून कॉल पर मोमो को बताता है कि यह हॉस्पिटल एलियंस का अड्डा माना जाता है। अगर वो इसकी छत पर जाएगी तो एलियंस जरूर उसे किडनैप कर लेंगे और उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मोमो पूछती है कि उसका आज तक क्यों किडनैप नहीं हुआ। ओकारून बोलता है कि हुआ होगा और शायद एलियन ने उसकी मेमोरीज को मिटा दिया होगा। ओकारून की बातें सुनकर मोमो को साफ पता चल जाता है कि उसने आज तक खुद कोई एलियन नहीं देखा और ना ही कभी कोई यूएफओ देखा है। अब ओकारून भी मोमो की बताई जगह पर पहुंच गया था जो कि एक पुरानी टनल होती है। मोमो कहती है कि यह टनल बहुत ही ज्यादा भूतिया है, ऐसा उसने ऑनलाइन पढ़ा था। अब ओकारून बोलता है कि वह इस टनल में जाकर साबित कर देगा कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा होता है और वह गाना गाते हुए अंदर जाने लग जाता है। और ओकारून को भी पता चल जाता है कि मोमो ने खुद भी कभी भूत नहीं देखा। वह उस पर चिल्लाने लगता है कि जब उसने खुद कभी भूत नहीं देखा तो वो उन पर यकीन कैसे कर सकती है। जिस पर मोमो बताती है कि उसकी दादी असल में एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वह आत्माओं से बात कर सकती है। मोमो को उसकी दादी ने
पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। जब मोमो छोटी थी तब अपने सर पर हाथ रखकर वह एक रिचुअल पोज बनाकर बाहर निकलती थी क्योंकि उसकी दादी का कहना था कि ऐसा करने पर बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। वह पोज बनाकर ही स्कूल जाती थी और लड़के उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे। बल्कि जिस लड़के को मोमो पसंद करती थी वो भी उसका मजाक उड़ाने लग जाता था, जिससे मोमो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था। उसे अपनी दादी से नफरत हो जाती है और वह उन्हें बुरा भला कह देती है, जिसके बाद कई दिनों तक उसकी अपनी दादी से बात नहीं होती। अब इसके बाद मोमो को रियलाइज हो जाता है कि उस लड़के ने मोमो का मजाक उड़ाया था, इसलिए वो गुस्सा नहीं थी बल्कि वो इस बात से गुस्सा थी कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया है। मोमो अपनी दादी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और उसे उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो मान लेते हैं कि भूत होते हैं। अब वो ओगुरुन से पूछती है कि उसे क्या लगता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन ओगुरुन उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है और ऐसा जरूरी तो नहीं कि कोई रीजन ही हो। अब ओगुरुन को टनल में खून के पंजों के निशान दिखने लग जाते हैं और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे एक डरावनी सी बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत होती है। अब ओगुरुन तुरंत गुफा से भागने लग जाता है। अब मोमो उसकी चीखों को सुनकर कहती है कि वह भूत जरूर टर्बो ग्रैनी होगी और ऐसा कहा जाता है कि अगर वह किसी को पकड़ लेती है तो वो उस पर कर्ज लगा देती है। और ओगुरुन भागने की पूरी कोशिश करता है लेकिन टर्बो ग्रैनी उस तक पहुंच जाती है और ओगुरुन का कॉल कट हो जाता है। मोमो अब उसकी मदद के लिए यहाँ से निकलने लग जाती है, लेकिन उसे यहाँ 3 आदमी जैसे रोबोट खड़े मिलते हैं जो कि असल में एलियंस थे। मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग तुरंत ही मोमो को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। अब मोमो को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। अब ये एलियंस उसे बताते हैं कि वो लोग सर्पो हैं क्योंकि वो सर्पो प्लेनेट से आए हैं। इनकी जाति में सिर्फ मेल्स ही होते हैं क्योंकि ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब यह भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसीलिए ये इंसानों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी बनाना चुराने आए हैं। अब ये मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे और फिर रिसर्च के लिए उसके ऑर्गन्स को निकाल लेंगे। मोमो चिल्लाते हुए इनसे कहती है कि उसे जाने दे, लेकिन ये एलियंस अपनी साइकोकाइनेसिस पावर का यूज करने लग जाते हैं ताकि मोमो हिप्नोटाइज हो जाए और इनकी बात मानने लग जाए। लेकिन मोमो दिमागी रूप से काफी ज्यादा मजबूत होती है और उस पर इनकी पावर्स का ज्यादा असर नहीं हो पाता है। वो लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले थे लेकिन तभी मोमो का मोबाइल बजने लग जाता है। एक एलियन जब उस मोबाइल को उठाता है तो उसे एक जोर की लात पड़ती है और फिर उस मोबाइल से एक भूत निकल कर बाहर आ जाता है। यह भूत फिर उस एलियन को काट कर दूर फेंक देता है। यह भूत और कोई नहीं बल्कि ओगुरुन ही है जिस पर टर्बो ग्रैनी का कर्ज लग चुका है। अब ओगुरुन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ये टर्बो ग्रैनी उसे पजेस कर लेती है। अब ये दूसरा एलियन बोलता है कि मोबाइल से टेलीपोर्ट होने की टेक्नोलॉजी तो अभी हमारे पास भी नहीं, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ या तो हमें अपना बनाना दे दो। एलियंस अब अपनी पावर का यूज करने लगते हैं लेकिन ग्रैनी इतनी तेज होती है कि उस पर एलियंस की शक्ति का कोई भी असर नहीं होता और वह दूसरे एलियंस को भी काट कर उसका बनाना निकाल लेती है। तभी तीसरा एलियन अपने अटैक से ग्रैनी को दूर फेंक देता है और बोलता है कि उन्होंने इंसानों पर कभी हमला नहीं किया है तो चुपचाप हमें अपना बनाना दे दो। और ओगुरुन बोलता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो देने को तैयार है। वो कितने टाइम से एलियन को देखना चाहता था क्योंकि उसके कभी कोई दोस्त नहीं बने। उसे लगता था कि कम से कम एलियंस तो उससे ज़रूर दोस्ती करेंगे, इसीलिए वह बचपन से ही आसमान को घूरता रहता था और सोचता था कि कोई एलियन उसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ओगुरुन को हमेशा दूसरे बच्चों बुली करते थे और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जिंदा है या मर गया ये भी पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर मोमो उसकी हेल्प करने आई, इसलिए वह मोमो को कुछ नहीं होने देगा। तो एलियंस को जो भी करना है वो ओगुरुन के साथ कर ले, लेकिन मोमो को जाने दे और उसके लिए वह मॉन्स्टर बनने को भी तैयार था। इतना कहकर ओगुरुन का कर्ज वापस से उस पर हावी होने लग जाता है। मोमो भी चिल्लाती है कि इन्हें दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो, इन्हें बताओ कि असली मर्द क्या कर सकता है। अब वो एलियन फिर से ओगुरुन पे अटैक करता है और ओगुरु तुरंत ही हार मान लेता है। मोमो बोलती है कि यह तो शुरू होते ही खत्म हो गया। एलियन अब फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लग जाता है और कहता है हमें मेल इंसानों से कोई भी मतलब नहीं। मोमो को अब अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वह मोमो को उसकी शक्ति बाहर निकालना सिखा रही थी ताकि वह हमेशा बुरी चीजों से खुद को बचा सके। लेकिन मोमो यह रिचुअल करने से मना कर देती है क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। मोमो यह कहते हुए भाग जाती थी कि वह अपनी दादी से नफरत करती है और वह एक नकली स्पिरिट मीडियम है। मोमो अब सोचती है कि ये सब बातें उसे अब क्यों याद आ रही हैं। मोमो अब ध्यान लगाकर वही करती है जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था और अचानक से उसके अंदर साइकिक पावर्स आ जाती है जिससे वह टेबल को तोड़कर आज़ाद हो जाती है।
जो देख ओकारुन भी चौंक जाता है। मोमो को खुद यकीन नहीं होता कि उसके अंदर साइकिक पावर थी। एलियंस की पावर भी मोमो की पावर के सामने कमजोर पड़ रही थी। मोमो अब समझ जाती है कि उसकी दादी सच में एक स्पिरिट मीडियम है। वो उन्हें थैंक यू बोलती है और उस तीसरे एलियन को एक जोरदार लात मारती है जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो एलियन यूएफओ को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है। यह यूएफओ बाहर से दिखने पर एक मून की तरह लग रहा था, लेकिन अब यह अपने असली रूप में आ जाता है और नीचे गिरने लग जाता है। मोमो देखती है कि ओकारुन पूरी तरह से भूत बन चुका है और वो मोमो को भी काटने के लिए आता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से टर्बो ग्रैनी को ओकारुन से अलग कर देती है। लेकिन ओकारुन पर कर्ज अभी भी लगा हुआ था। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसने इस लड़के की दोनों गोटियां निकाल ली है और जब तक उसके पास उसकी गोटियां हैं ओकारुन पर कर्ज लगा रहेगा, और अगर वह ओकारुन को कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहती है तो इन्हें ग्रैनी से उसी टनल में आकर लड़ना होगा। इतना कहकर टर्बो ग्रैनी वहां से गायब हो जाती है। यूएफओ अब उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकरा के नीचे क्रैश हो जाता है, लेकिन मोमो ओकारू को लेकर वहां से बाहर आ जाती है। दोनों अब गलत और सही साबित हो गए थे, क्योंकि एलियंस भी होते हैं और भूत भी। मोमो को एलियंस ने किडनैप किया और ओकारून को भूत ने कर्ज लगा दिया। मोमो की साइकिक पावर की वजह से ओकारून अभी नॉर्मल है। अगर वह अपनी पावर हटा दे तो ओकारून वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये सुन अब ओकारून उस टनल की तरफ जाने लग जाता है, क्योंकि उस ग्रैनी को हराने पर ही उसे कर्ज से मुक्ति मिल पाएगी। वह अपने कपड़े उतार कर मोमो को दे देता है ताकि उन्हें पहनकर वह अपने घर चली जाए। मोमो कहती है कि वह उसके साथ चलेगी उसकी हेल्प करने के लिए। जो सुन ओकारून कहता है कि वह उसकी मदद क्यों ही करेगी, वो बस एक लूजर है। मोमो उसके कपड़े वापस कर उसके साथ चलने लग जाती है। ओकारून बोलता है कि फिर भी यह कपड़े तो पहन ही ले, वरना वह ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा। यह सुनकर मोमो के दिल में धक धक होने लग जाती है, क्योंकि कानाता काकुरा ने भी एक बार यह लाइन मारी थी। वो अब सोचती है कि उसे तो इस लड़के का नाम तक नहीं पता। वो उसका नाम पूछती है और ओकारून बताता है कि उसका नाम कानाता काकुरा है, जो कि मोमो के फेवरेट एक्टर का भी नाम होता है, और मोमो इसकी बहुत बड़ी दीवानी है। मोमो इसको मानने से मना कर देती है और कहती है तुम्हारा नाम कानाता काकुरा नहीं हो सकता, और ओकारून कहता है कि मानो या ना मानो मेरा यही नाम है। अब मोमो अपने कान बंद कर लेती है, जिससे ओकारून पर ग्रैनी का कर्ज बढ़ने लगता है और ग्रैनी बन के वो मोमो से कहता है कि मुझे अपना केला खिला दो। मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकारून को उठाकर दूर फेंक देती है और उसका कर्ज भी शांत कर देती है। मोमो कहती है हमें कुछ रूल सेट करने चाहिए, तुम अपना यह नाम कभी नहीं बोलोगे। और मोमो कहती है कि तुम्हें ओकल्ट पसंद है, इसलिए वो उसे ओकरन कहकर ही बुलाएगी और वह अपना असली नाम कभी मोमो के सामने नहीं बोलेगा। ओकरून के पास और कोई चॉइस नहीं थी, वो इसके लिए मान जाता है। अब मोमो उसे चिढ़ाती है और कहती है कि शायद तुम्हें ये नया नाम पसंद आया, तुम्हारा चेहरा भी लाल हो चुका है, और ओकरून शर्मा के अपना मुंह फेर लेता है। अब वो शर्म के मारे उसके सामने ही ठुसकी छोड़ देता है और मोमो उस पर चिल्लाने लग जाती है कि वो कितना गंदा आदमी है। अब ये लोग उस गुफा तक पहुंचे उससे पहले ही सुबह हो जाती है, यानी कि टर्बो ग्रैनी अब बाहर नहीं आएगी, क्योंकि भूत सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। मोमो अब ओकारून को अपने घर चलने को बोलती है और इन कपड़ों में वह भूत से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दोनों अब मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं। मोमो बताती है कि उसकी दादी लड़कों के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उन्होंने मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही डाला था। अब ओकारून जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। यह देख मोमो अपनी पावर से ओकारून को उठाकर पास वाली नदी में फेंक देती है, जिससे वह बच जाता है। मोमो अब देखती है कि उसकी दादी ने गेट पर एक टेल्समैन लगा रखा है, जिससे बुरी शक्तियां उनके घर में अंदर नहीं आ पाती, और क्योंकि ओकारून श्रापित है तो उसे भी इसने रोक दिया। मोमो ओकारून को सॉरी कहती है कि उनके घर पर एक बैरियर लगा हुआ था। मोमो उस टेल्समैन को निकाल देती है और ओकारून को वापस अंदर आने को बोलती है। अगर उसमें आग लग गई तो मोमो उसे उठाकर वापस नदी में डाल देगी। अब ओकारून डरते हुए गेट के अंदर आता है और इस बार उसे कुछ नहीं होता, पर वह कहता है कि उसके पूरे शरीर में गुदगुदी सी हो रही है। मोमो अब उसके बालों का मजाक उड़ाने लगती है, जो कि दादी अम्मा जैसे हो गए थे। अब घर के अंदर आकर मोमो अपनी दादी को आवाज लगाती है, पर वह शायद घर पर नहीं होती। मोमो अब ओकारून को अपने कमरे में ले जाती है और उसे गेट के बाहर ही खड़े होने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे कपड़े बदलने हैं। लेकिन जैसे ही ओकारून गेट बंद करता है उसका कर्ज हैवी हो जाता है और वो दरवाज़ा खोल देता है, जिससे मोमो गुस्सा हो जाती है। वो उसका कर्ज गायब करती है और उसे पीछे मुड़ जाने को कहती है। कपड़े चेंज करने के बाद मोमो ओकारून के लिए भी कपड़े ले आती है, जो कि वैसे तो लड़कियों के कपड़े हैं, लेकिन फिलहाल उसका काम चल जाएगा। अब मोमो ओकारून से पूछती है कि तुम्हारा केला तो गायब हो चुका है ना। टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि उसने तुम्हारे दोनों गोटे चुरा लिए हैं और इसीलिए वह शापित है। यह सुन ओकारून अपनी पैंट को चेक करता है और वहाँ सच में कुछ नहीं होता।
मोमो अब मजाक में कहती है कि उसे भी देख रहा है। ओकारून उसे साफ मना कर देता है, जिस पर मोमो बोलती है कि जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो दिखाने में कैसी शर्म। ओकारून कहता है कि कुछ हो या ना हो वो नहीं दिखाएगा। ओकारून अब मोमो पर भड़कने लग जाता है और कहता है ये उसकी गलती है क्योंकि उसी ने वो गुफा में जाने का चैलेंज दिया था। जिस पर मोमो कहती है कि अपनी फालतू कहानियां सुनाने मेरे पास तुम आए थे और बड़बड़ कर रहे थे, इसीलिए मोमो ने उससे शर्त लगाई। जिस पर ओकारून बोलता है कि वो हमेशा से एक दोस्त चाहता था। तो जब मोमो उसके पास आई तो ओकारून को यह मौका गंवाना नहीं था, इसलिए वह उसके पास बातें करने आ जाता है। लेकिन आखिर में उन दोनों की दुनिया अलग है। उसके जैसा लल्लू कभी मोमो जैसी लड़की से दोस्ती नहीं कर पाएगा। वो माफी मांगता है कि उसकी वजह से मोमो इस झमेले में फंस गई। जब यह सब खत्म हो जाएगा तो मोमो उसे इग्नोर कर सकती है, जैसे वो उसे जानती ही नहीं। यह सुन मोमो बोलती है कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद से ही कुछ भी सोच लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही लोगों को अपने से दूर धकेल देते हो। मोमो कहती है कि वो उसे इग्नोर नहीं करेगी, वो लोग आपस में ओकल्ट के बारे में बात कर सकते हैं। यह सुनकर ओकारून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मोमो उससे कहता है कि वो कुछ बोले, जिस पर ओकारून कहता है कि तुम कितनी बदसूरत हो, सामने वाले के मुंह पर बेइज्जती कर देती हो। यह सुन मोमो भड़क जाती है और उससे लड़ने लग जाती है। तभी इनके घर की घंटी बज जाती है और ओकारून कहता है कि शायद तुम्हारी दादी घर आ गई है। जिस पर मोमो बोलती है कि उसने ये घंटी पहली बार सुनी है। उसकी दादी ने बताया था कि उनके घर में 2 घंटियां हैं, एक इंसान के लिए और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए। क्योंकि मोमो ने वो तालसीमेन मेन गेट से हटा दिया है तो कोई भूत उनके घर तक आ गया है। ओकारून बोलता है कि अब हम क्या करें, जिस पर मोमो कहती है कि वो इस तैलसीमेन को वापस लगा देगी, जिससे यह भूत वापस जल जाएगा जैसे तुम जलने लगे थे। ओकारून कहता है कि ऐसे तो मैं भी जल जाऊंगा। तो मोमो बोलती है कि तुम कुछ देर गेट के बाहर चले जाना। ये दोनों अब पीछे के रास्ते घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर काले बादल छा गए थे, जैसे रात हो गई हो, और घर के चारों तरफ एक दीवार भी बन गई थी, यानी कि यह लोग अब बाहर नहीं जा सकते। और मेन गेट भी दीवार के अंदर ही सील हो गया था। यहाँ काला धुआं फैल रहा था, जिसमें मोमो की नाक से खून बहने लग जाता है और ओकारून की भी हालत खराब हो रही थी। और तभी इन दोनों को अपने ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कहता है कि तुम बुरे लोग हो, तुमने वादा तोड़ा है। इतना कहकर वो दोनों एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन ये उसके सामने से हट जाते हैं। दोनों अब चिल्लाते हुए उससे दूर भागने लग जाते हैं और वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम मुझे अपना केला दे दो। ये दोनों घर के पीछे छुप जाते हैं और मोमो कहती है कि यह किस तरह का भूत है, जिस पर ओकारून बोलता है कि यह भूत नहीं बल्कि एक एलियन है। उसके कॉलर से वह पहचान गया है कि वह एक फ्लैटवुड मॉन्स्टर नाम का एलियन है। इन्हें सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटवुड शहर में देखा गया था और जापान में यह यामानाशी में देखा गया था। ये एलियन 3 मीटर लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। और अब मोमो को यह समझ नहीं आता कि भूत वाली घंटी एलियन ने कैसे बजा दी। अब ओकारून कहता है कि स्टडी के हिसाब से जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं वो यूएफओ को भी देख पाते हैं। आसान शब्दों में भूत और एलियंस में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है। मोमो कहती है कि ये एलियंस कल वाले एलियंस का दोस्त है क्या? अगर इन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह सब काले धुएं से ही मर जाएंगे, जो कि वो एलियन निकाल रहा होता है। मोमो अपनी साइकिक पावर को यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो ओकारून के कर्ज को दबाए हुए है। और ओकारून अब मोमो से कहता है कि कर्ज को आजाद कर दे और उस एलियन से मैं खुद लड़ दूंगा। मोमो कहती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया है, जिस पर ओकारून बोलता है कि मुझे एलियन से डर नहीं लगता। मोमो को बस उसका फिजिकल कर्ज आजाद करना है, जिससे ओकारून का मानसिक संतुलन बना रहे। वो एलियन अब इन्हें ढूंढने लग जाता है और इन्हें फिर से भागना पड़ता है। मोमो कहती है कि वह अपनी पावर को अभी इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती। ओकारून कहता है कि उसे ट्राई करना चाहिए। मोमो अब उसकी बात मान जाती है और ओकारून ग्रैनी वाले कर्ज में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। तभी एलियन इन पर एक बड़ा सा अटैक करता है, लेकिन अब ओकारून कर्ज में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वह मोमो को उठाकर अटैक से दूर ले जाता है। अब ओकारून बिल्कुल ही बदल जाता है और किसी मॉन्स्टर की तरह बात करने लग जाता है कि यह पावर तो कमाल की है, पर मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है और सब कंट्रोल में है। मोमो को समझ नहीं आता कि इसकी बोलचाल कैसे बदल गई और उसकी पर्सनैलिटी इतनी कैसे चेंज हो गई। ओकारून माफी मांगता है कि सॉरी, मैं एक अजीब सा लड़का हूँ, जो कि कानाता काकुरा की फेमस लाइन होती है। और मोमो उसे गुस्से में बोलती है कि यह लाइन मारना वह बंद कर दे।
अब वो एलियन इनके पास आकर ओकारून को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ओकारून का शरीर अपने आप से ही वहां से हट जाता है और अपने दांतों से उसने एलियन की उंगलियों को काट दिया था। यही ग्रैनी की असली पावर है और ओकारून इतना तेज हो जाता है कि मोमो को दिखाई भी नहीं देता। लेकिन फिर ओकारून अचानक ही खून की उल्टियां करने लग जाता है। वो एलियन फिर से ओकारून पर अटैक करता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से ओकारून को अपनी तरफ खींच लेती है। ओकारून मोमो से माफी मांगता है कि कर्ज की पावर को उसकी बॉडी झेल नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के लाखों टुकड़े हो जाएंगे। इतनी स्पीड से इंसान का शरीर मूव नहीं कर सकता। पता नहीं अब वो इस एलियन से कैसे लड़ेंगे। अब मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन एक सुमो रेसलर की तरह है और उसका फाइटिंग स्टाइल भी एक सुमो रेसलर की तरह ही लग रहा है। अगर इन्होंने उसके हाथों को जमीन से टच करवा दिया तो ये लोग जीत जाएंगे। ये लोग अब उसके पैरों पर अटैक करने लग जाते हैं ताकि उसे गिरा सके। ओकारून वापस कर्ज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों उसके पैरों की तरफ भागने लग जाते हैं। ओकारून बिजली की रफ्तार से एलियन का एक पैर तोड़ देता है। मोमो अपनी पावर से उस एलियन को गिरा देती है, लेकिन वो एलियन अपने दो और पैर उगा लेता है और दूसरे हाथ से मोमो को उठाकर जोर से दीवार में मार देता है। लेकिन फिर भी मोमो ओकारून के कर्ज को कंट्रोल में रखती है और एलियन को चीटर बुलाती है। वो एलियन अब बार बार मोमो को मारने लग जाता है, जिससे ओकारून को उसकी चिंता होने लग जाती है। वो मोमो से भी भीख मांगता है कि वो उसका कर्ज आज़ाद कर दे, वरना वो मारी जाएगी। अब तक एलियन ने दीवार में काफ़ी गहरा छेद कर दिया था और असल में यह मोमो का ही प्लान होता है, क्योंकि टेक्निकली अब वो मेन गेट से बाहर है। मोमो अब ओकारून को अपने पास गड्ढे में खींच लेती है और फिर उस तेलसीमैन को वापस गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन जलकर खत्म हो जाता है। अब ये दोनों वापस असली दुनिया में आ गए थे और सब नॉर्मल हो जाता है। दोनों अब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन ओकारून का कर्ज अब भी मोमो के बिना कंट्रोल में नहीं रहता। मोमो नोटिस करती है कि ओकारून की हेयर स्टाइल भी थोड़ी बदल गई थी। अब काफी थकने की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही ओकारून का कर्ज उस पर हैवी हो जाता है और वह टर्बो ग्रैनी में वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम एक टीवी प्रोग्राम को देखते हैं जिसमें सेंटा दोदया नाम की साइकिक आई होती है, जो कि यहाँ पर एक सेलिब्रिटी का चेहरा देखकर उसकी लाइफ के बारे में बताती है। जैसे कि उसकी एज 27 साल है, उसकी एक बीवी और बच्चा है और उसे करी पसंद है, लेकिन उसकी सारी बातें गलत निकलती है क्योंकि वह सेलिब्रिटी बताता है कि वो तो बस 20 साल का है, वो अब भी सिंगल है और उसे रामेन पसंद है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ के मैनेजर सोच रहे होते हैं कि यह साइकिक इतनी गलत कैसे हो सकती है। कोई बच्चा भी उस सेलिब्रिटी को देखकर बता देगा कि वह 20 साल का है और उसकी बीवी बच्चे होने का तो सवाल ही नहीं है। वो साइकिक अब एक टैक्सी में बैठकर अपने घर जाने लग जाती है। टैक्सी ड्राइवर साइकिक को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो सेंटा दोदया है, उसने उसे टीवी पर देखा था। वह पूछता है कि क्या उसके पास सच में साइकिक पावर्स हैं। अब साइकिक ड्राइवर से कहती है कि कार रोक दो, उसे यहीं पर उतरना है। ड्राइवर को लगता है कि शायद वो उसकी बात सुनकर नाराज हो गई है, लेकिन वह उससे कहती है कि अगर मरना नहीं चाहते तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इधर ओकोरून टर्बो ग्रैनी में बदल जाता है और ग्रैनी अब मोमो की टांगे उठाकर उसे खाने ही वाली होती है, लेकिन अचानक ही उसे एक कील आकर लगती है और वह नदी में जाके गिर जाती है। यह अटैक उसी साइकिक लेडी ने किया होता है और अब हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि मोमो की दादी है और इसका असली नाम सईको है। सईको को लगा था कि उसकी पोती फिर से किसी आवारा लड़के को घर ले आई है, लेकिन यह तो कोई मॉन्स्टर है। अब टर्बो साइको के सामने से गायब होकर उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास आते ही वह जल जाती है। साइको बोलती है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा तेज हो, लेकिन साइको को लगा था कि ग्रैनी उस पर पीछे से वार करेगी। उसने ग्रैनी के लिए एक जाल बिछाया हुआ था जिसमें वह फंस गई थी। ग्रैनी अपने आसपास एक सर्कल देखती है जिससे बाहर कदम रखते ही वह जलने लग जाती है। अब साइको बताती है कि अगर ग्रैनी ने वो लाइन क्रॉस करी तो वो मारी जाएगी, क्योंकि उसने सर्कल के बाहर एक बैरियर सेट कर दिया है। साइको खुद भी एक सर्कल में खड़ी थी जिसके अंदर एक कील ठोकी हुई थी। अगर कील को सर्कल के अंदर ठोका जाए तो अंदर एक बैरियर बन जाता है, लेकिन अगर कील सर्कल के बाहर ठोकी जाए तो बाहर एक बैरियर बन जाता है। इसलिए ग्रैनी साइको को छू तक नहीं पाई थी, क्योंकि वह अपने बैरियर के प्रोटेक्शन में खड़ी थी। ग्रैनी अब साइको को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी, तो मुझे हमेशा कैद करके नहीं रख पाओगी। जिस पर साइको कहती है कि वो उसे कैद करके रखना भी नहीं चाहती, वह तो उसे मारना चाहती है,
इसके बाद साइको अपने बेड से ग्रैनी की धुलाई करने लग जाती है और पेंसिल से उसके आसपास एक और सर्कल बना देती है। अब इतने से सर्कल में ग्रैनी की स्पीड भी किसी काम की नहीं होती। अब ग्रैनी साइको को कोसती हुई बोलती है कि खूसट पागल बुढ़िया, जिस पर साइको कहती है कि एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को खूसट बुला रही है। अब उसे गुस्सा आ जाता है। ग्रैनी अब साइको से कहती है कि अगर तुमने मुझे जला दिया तो मेरे साथ वह लड़का भी मारा जाएगा, जिस पर साइको कहती है कि उसकी पोती को धोखा देने वाले सभी लोग को वो मार देगी, भले ही वह इंसान ही क्यों न हो। अब साइको उस कील को सर्कल के बाहर से निकाल कर सर्कल के अंदर ठोक देती है, जिससे टर्बो ग्रैनी जल जाती है। अब इधर दूसरी तरफ मोमो को अपने कमरे में होश आ जाता है। वह भागकर नीचे आती है तो वह देखती है कि उसकी दादी घर आ चुकी है और टीवी पर कार्टून देख रही है। सेको मोमो से पूछती है कि क्या वो किसी भूतिया जगह पर गई थी, जिस पर मोमो बताती है कि वो नहीं, उसका एक दोस्त गया था जिस पर वह कर्ज लग गया है। पर सेको तो मजे से टीवी देख रही है और हंस रही है। मोमो सेको से पूछती है कि वो लड़का कहाँ पर है। मोमो का उसके साथ रहना जरूरी है। सेको बोलती है अगर तुम उस शैतानी आत्मा की बात कर रही हो तो उसे तो मैंने मार दिया। जो सुन मोमो चौंक जाती है और पूछती है कि क्या उसने चश्मा पहना था। सेको अब मोमो को ताने मारती है कि तुम तो भूतों पर बिलीव नहीं करती थी ना, और मुझे एक ढोंगी स्पिरिट मीडियम बुलाती थी। मोमो कहती है कि यह बुढ़िया कब तक उस बात को लेकर बैठी रहेगी। अब मोमो अपना सिर झुकाकर सेइको से माफी मांगती है और पूछती है कि ओकरुन कहाँ पर है। सेइको अब बोलती है कि श्राइन में जाकर देखो। जो सुन मोमो गुस्से में बोलती है पागल बुढ़िया, अगर ओकरुन को कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोमो दौड़कर श्राइन की तरफ जाने लग जाती है और उसे ओकरुन की याद आ रही थी। वो तो बस मामूली सा ओकल्ट फैन था और दोस्त बनना चाहता था। मैंने ही उसे भूतिया टनल में जाने के लिए बोला। मोमो को अब उसकी काफी ज्यादा चिंता होने लग जाती है। अब वो श्राइन का दरवाजा खोलती है और देखती है कि ओकरुन तो मजे से चावल खा रहा था। मोमो को जिंदा देख ओकरुन भी खुश हो जाता है। उसे तो लग रहा था कि टर्बो ग्रैनी ने मोमो को मार डाला होगा। अब मोमो दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेती है और बोलती है कि चश्मिश, तुम अब भी जिंदा हो। और असल में मोमो ओकरुन के लिए काफी ज्यादा डर गई हुई होती है। अब सेइको यहाँ आके बताती है कि जब तक ओकरुन श्राइन के अंदर है वो ठीक ही रहेगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो वापस से मॉन्स्टर बन जाएगा। उसके मरने की खबर सुन के मोमो की हालत खराब हो गई थी। अब सेइको पूछती है कि क्या वो उस लड़के को पसंद करती है। मोमो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। टर्बो ग्रैनी ने इसके 2 गोटे चुरा लिए हैं और जब तक उसके पास ये गोटे हैं इसका कर्ज नहीं छूटेगा। इसकी जिम्मेदारी मोमो की है, इसलिए वह उसकी मदद करना चाहती है। मोमो यह भी बताती है कि वह अब साइकिक पावर्स यूज कर सकती है। वह एक यूएफओ में फंस गई थी और वहां उसने अपनी पावर को अनलॉक कर लिया है। यह सुनकर सेइको बोलती है कि यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती। मोमो कहती है कि कल तक मैं भी यही बोल रही थी। सेइको अब बताती है कि टर्बो ग्रैनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिट है। पुराने समय में उसे 100 किलो की ग्रैनी भी कहा जाता था और उसने पूरे देश में डर फैलाया हुआ था। और सेइको को जब पता चला कि ग्रैनी टनल में रहने लगी है तो वो उसे देखने गई थी, लेकिन वो टनल के करीब भी नहीं जा पाई थी क्योंकि उस जगह का स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा स्ट्रांग था। सेइको अब लोकेशन बाउंड स्पिरिट के बारे में बताती है कि वो स्पिरिट्स होती है जो एक ही लोकेशन पर रहती है और उस लोकेशन से उनका गहरा रिश्ता हो जाता है और वो स्पिरिट्स उस इलाके में सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। और ऐसे ही एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट सेइको को उस टनल के अंदर मिली थी। इसका मतलब है कि टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट आपस में मिले हुए हैं और उनसे लड़ना लगभग नामुमकिन ही है। इसलिए सेइको मोमो से कहती है कि उस लड़के को भूल जाओ और अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाओ। मोमो अब सोचती है कि उस जगह केंता काकुरा होता तो वो क्या करती, और हमें बताया जाता है कि जब वो किसी भी फैसले को नहीं ले पाती है तो वो कैन ताकाकुरा की तरह सोचती है, और अगर कैन मोमो की जगह होता तो वह ओकरुन की मदद जरूर करता और मोमो भी यही करेगी। सेको फिर से मोमो को चिढ़ाने लग जाती है कि पगली तुम्हें तो प्यार हो गया है, जिस पर मोमो कहती है कि अरे मैं एक्टर कैन ताकाकुरा की बात कर रही थी। सेको अब कहती है कि ग्रैनी को हराना है तो उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलो। उसे अपनी स्पीड पर काफी ज्यादा घमंड है। अगर तुम उसे पकड़म पकड़ाई में चैलेंज करोगे तो वह जरूर मान जाएगी। अब उस लोकेशन बेस्ड स्पिरिट का इलाका यह पूरा शहर है, तो इन्हें ग्रैनी को भागते हुए शहर के बाहर लाना होगा, तब वह थोड़ी कमजोर हो पाएगी, फिर शायद तुम उसे हरा पाओगे। अब मोमो पूछती है कि जैसे बैरियर उन्होंने अपने घर पर लगाया हुआ है वैसा वह टनल के बाहर नहीं लगा सकते क्या। सही को बताती है कि तिलसी मैन को उनकी पावर उस जगह के देवता से मिलती है और हर जगह के देवता अलग अलग होते हैं, तो जैसे ही सेको अपने शहर से बाहर जाएगी वह पावर्स यूज नहीं कर सकती। यानी कि यह शहर साइको का इलाका है, इसलिए ग्रैनी को हराने का एक ही रास्ता है, उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना। अगर ओकरून आज से ही ट्रेनिंग शुरू करे तो ग्रैनी जितना तेज तो भाग ही लेगा। ओकरून बोलता है कि चलो किसी को तो याद आया
लेकिन मैं भी यही हूँ। अब मोमो कहती है कि ओकुरुन में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और मोमो को हमेशा उसके पास ही रहना पड़ेगा, तभी उसका कर्ज कंट्रोल में होता है। जिस पर सेको ओकुरुन से कहती है कि मोमो को अपने कंधे पर उठा लेना। ओकुरुन कहता है कि कर्ज मोड में भी उसकी ताकत बस डबल